आकाशवाणी है बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 50वीं कड़ी, कार्बन कर और जीवाश्म ईंधन। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए। ओह, आज बहुत गर्मी है। हाँ हरीश, पता है मैंने सुना है रेडियो में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। माय गॉड, 44 डिग्री। हाँ क्या तुमने इसे सही से सुना है? हाँ सही से सुना है। इतना ही नहीं, पता है गर्मी की लहरों का अनुमान लगाया गया है, तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। पता नहीं हम कैसे बचेंगे, मारी डालेगी गर्मी हमें। बेनी, हमारे पास पंखा चलाने के लिए बिजली नहीं है। हाँ। कुएं भी सूखने लगे हैं, जल्दी ही पीने या नहाने के लिए भी पानी नहीं होगा। हाँ ये तो सच है, सच। हमारी ना किस्मत ही वाकई खराब है। लेकिन क्या हरीश, तुमने एक चीज नोटिस की? क्या? हम लोगों के बचपन में तापमान में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अब तो बिल्कुल बेनी, बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों से ये असहनीय हो गया है, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? अरे वही प्रदूषण, और क्या। तुमने ठीक कहा। कल मैं रेडियो पर ग्लोबल वार्मिंग विषय पर एक कार्यक्रम सुन रहा था। अच्छा? वहाँ विशेषज्ञ कार्बन प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों आदि पर चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये तो एक वैश्विक समस्या है। अरे ये समीर अभी तक नहीं आया? हाँ यार, 7 बजने को है, अभी तक ये आया क्यों नहीं? वैसे मैंने सुना है उसका भाई है ना, वो बीमार है शायद, तो शायद इसी वजह से। बेनी चल, खड़ी हो सकता है वो मुश्किल में हो, शायद हम उसकी कुछ मदद कर सके। चल चल, आओ। हाँ, चलो चल ठीक है। अरे बेनी, हाँ? दरवाजा बंद है। हाँ। और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक भी नहीं जल रहा। अरे हाँ। अब मैं आवाज लगाती हूँ। समीर, समीर, तुम घर पर हो? समीर, समीर, समीर। अरे दरवाजा खोलो ना। हाँ? अरे समीर, क्या हुआ? समीर, समीर, तुम आज सभा में भी नहीं आए तो क्या हो गया? समीर, तुम्हें कुछ हो गया? तुम रो क्यों? तुम परेशान लग रहे हो। रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? मृत्यु हो गई। ओह समीर, ओह समीर, समीर, ये तुमने क्या कहा? तुम्हारा भाई मतलब मणि नहीं रहा? वो हमारे साथ अब नहीं रहा। लेकिन कैसे? बेनी बता रही थी कि वो बीमार था। 1-2 महीने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। हम गांव के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि वो फेफड़े की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उन्हें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि। हाँ मुझे पता है, निकटतम अस्पताल शहर से लगभग 60 मील दूर है। हाँ सही है। डॉक्टर ने बताया कि यहाँ परीक्षण संभव नहीं है। फिर इसलिए हमने उसे अस्पताल भेजने के लिए कल रात किराए की एक कार ली, लेकिन सुबह ही समस्या बढ़ गई और वो हांफने लगा। हे भगवान, किस कदर तकलीफ थी। दर्द में वो सांस के लिए तड़प रहा था। हमने उसे उठा लिया और कार से अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन मुश्किल से हम 10 मील ही गए थे और उसने मेरी गोद में आखिरी सांस ली। समीर संभालो अपने आप को। बेनी, देखो हम सभी तेरे दुख को समझ सकते हैं समीर। देख, हिम्मत से काम ले, सब ठीक होगा। शांत हो जा समीर, हिम्मत से काम ले। डॉक्टर ने बताया कि गंभीर प्रदूषण इसका कारण हो सकता है। और आप एसपी को जानते ही हैं, मणि गांव के बाहर एक स्पंज लोहे के कारखाने में काम करता था। यदि कारखाने में एक कुशल प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली होती तो मेरे भाई की इस तरह से मृत्यु नहीं होती। हाँ, सही कह रहे हो समीर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं?
पिछले महीने हमारे गांव के स्थानीय प्रमुखों ने इन कारखानों के बारे में जिला कार्यालय को एक पत्र भेजा, लेकिन उन्होंने सपाट रूप से अपनी असमर्थता व्यक्त की, कोरा जवाब दे दिया कि ये सब उनके बूते से बाहर है। इस तरह के कारखानों को नियंत्रित करना उनके वश में नहीं। इसी तरह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी बढ़ रहा है। हाँ, संभालो अपने आप को समीर, हम है ना। इस सड़क पे तो चला ही नहीं जा रहा, बहुत गर्मी है। मैं इसे लंबे समय तक और सहन नहीं कर सकती। क्या करें नीता, हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग पर एक सर्वेक्षण आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और घरेलू सर्वेक्षण करने के लिए इस गांव में आए हैं। इसीलिए हमें हर घर में जाना है। हाँ हाँ, वैसे भी तो ये आपकी योजना थी। आपने सबसे पहले ग्रामीणों के बारे में जानने के लिए एक घरेलू सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था। कहानी? क्या ये एक कहानी है? हाँ, ये वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये सब। नीता, बकवास नहीं करते। मैं और क्या कर सकता हूँ? सर ने हमें सामाजिक भूगोल के विशेष पेपर पर कार्बन पदचिह्न, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग पर एक परियोजना करने के लिए कहा है। क्या घरेलू सर्वेक्षण के बिना इस अनुभव को हासिल करना संभव होगा? भाई, आप ठीक कहते हैं। मैं तो वैसे ही बस। अरे सर आ रहे हैं। अरे हाँ अरे छात्रों, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर। मुझे आशा है कि सर्वेक्षण पूरा हो गया होगा। जी हाँ सर। अभी तक कितने घरों को कवर किया है? सर, लगभग 50 घर हमने कवर कर लिए। अच्छा, अब मुझे अपने निष्कर्षों के बारे में बताओ। जी सर, 50 घरों में से 45 घरों में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। फिर इन 45 घरों में से 30 खाना पकाने के ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं, बाकी लकड़ी की आग का उपयोग करते हैं। और बाकी 5? सर, बाकी के 5 घरों में मालिक तुलनात्मक रूप से समृद्ध हैं, तो वो गैस सिलेंडर का प्रबंधन कर लेते हैं। और बिजली का क्या है? 0। कुमारपारा गांव से लगभग 40 मील दूर बिजली का खंभा है। ये इस जिले का अंतिम गांव है जो विद्युतीकृत है। लेकिन क्या वे सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं? बहुत कम सर। केवल 5 अमीर लोगों ने अपने घर में सौर पैनल और बैटरी स्थापित की है। वे रात में 2 बल्ब और 2 पंखे जलाते हैं। पंखे 5 घंटे तक लगातार चलते हैं। ओह सर, मेरा एक सवाल है। हाँ समीर, पूछो, क्या पूछते हो? सर, सर्वेक्षण से ये स्पष्ट है कि अधिकांश घर अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कोयला या लकड़ी जलाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि इस तरह के ईंधन से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या उन घरों से वातावरण में अधिक कार्बन लोड हो रहा है? आंशिक रूप से हाँ। कोयला न केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है, बल्कि बहुत सारे कार्बन कणों के साथ हवा को भी प्रदूषित करता है। जी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। कार्बन कण स्वास्थ्य के लिए तो कुख्यात है ही। सर, लगातार बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के साथ ऊर्जा की मांग हर दिन बढ़ रही है। तो क्या सर, इस बढ़ती ऊर्जा मांग का वैश्विक जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ये एक अच्छा सवाल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि ये सच नहीं हो सकता है। क्या सच नहीं हो सकता? लेकिन क्यों सर? इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि आधुनिक ऊर्जा क्या है। आधुनिक ऊर्जा? आधुनिक ऊर्जा, इसका क्या मतलब है सर? जी। ऊर्जा अनंत है जहां तक मुझे पता है। अरे नहीं समीर, आधुनिक ऊर्जा का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों को कम प्रदूषणकारी तरीके से दोहन करके प्राप्त ऊर्जा, और जैसे कोयले की आग बनाम गैस ओवन पर खाना बनाना। अच्छा। जबकि दोनों एक ही उद्देश्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, पर गैस ओवन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को सीमित करते हुए ऊर्जा प्राप्ति की दक्षता बढ़ जाती है। सर, अच्छा। क्या इसके स्वास्थ्य लाभ भी है, खासकर वैश्विक परिदृश्य में? जरूर जरूर। लेकिन हम इसे कैसे माप सकते हैं सर? स्वास्थ्य एक औसत दर्जे का कमोडिटी नहीं है। समीर, ये एक अलग तरीके से किया जाता है। घरेलू प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों का अनुमान आज ठोस ईंधन के उपयोग की निर्भरता पर आधारित है, जबकि भविष्य के अनुमान विस्तृत प्रौद्योगिकी की पहुंच के परिदृश्यों पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बीमारी
और मृत्यु दर के स्तर का पूर्वानुमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन और रुझानों के अनुमानित पृष्ठभूमि के अनुसार है। 2005 में पारंपरिक स्टोव में ठोस ईंधन दहन के उपयोग के कारण कुल मौतें लगभग 2.2 मिलियन थी। सर, वैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। हाँ। ऐसी उत्सर्जन जांच करने के लिए सरकार क्या कर सकती है सर? नीता, सरकार कई काम कर सकती है। वे कंपनियों को उत्सर्जन मानकों का पालन करने और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लागू करने के नियम बना सकते हैं। जी सर, मैंने कार्बन टैक्स नामक कुछ सुना है। समीर, कार्बन टैक्स एक शुल्क है ओह, जो जीवाश्म ईंधन के खपत को कम करने और अंततः जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है, अच्छा। जिसका दहन हमारी जलवायु को अस्थिर और नष्ट कर रहा है। अच्छा। दूसरे शब्दों में, ये कार्बन ईंधन के उपयोगकर्ताओं को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के कारण होने वाली जलवायु क्षति के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। अच्छा। यदि इसे पर्याप्त रूप से लागू किया जाता है तो ये एक प्रभावी मौद्रिक कर है जो गैर कार्बन ईंधन और ऊर्जा दक्षता में स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब ये है कि सर, ये कार्बन मूल्य निर्धारण का एक रूप है। हाँ, ये सच है। सर, क्या हमारे यहाँ भारत में ये कार्बन टैक्स है? निश्चित रूप से। 1 जुलाई 2010 को भारत ने सकल घरेलू उत्पादन की प्रति यूनिट जारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से भारत में उत्पादित और आयातित दोनों प्रकार के कोयले पर 50 रुपए प्रति टन का राष्ट्रीय व्यापी कार्बन कर पेश किया। अच्छा। वर्तमान में कार्बन टैक्स 400 रुपए प्रति टन है और इसने 2020 में कार्बन उत्पाद को 2005 के स्तर से 25% कम किया है। अरे वाह। अच्छा सर, कार्बन टैक्स कैसे लगाया जाता है? यह प्रत्यक्ष कर के विपरीत एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसे मूल्य साधन भी कहा जाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए एक मूल्य निर्धारित करता है। आर्थिक सिद्धांत में प्रदूषण को एक नकारात्मक कारक माना जाता है। एक पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव सीधे लेन देन में शामिल नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में विफलता होती है। इस मुद्दे के साथ पार्टियों का सामना करने के लिए अर्थशास्त्री आर्थर पिगो ने हाइड्रोकार्बन ईंधन पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया, जो नकारात्मक बाह्यता का स्रोत था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ताकि समाज के लिए माल के उत्पादन की लागत को सही ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। एक नकारात्मक बाहरीता पर कर को पिगोवियन टैक्स कहा जाता है और इसे सीमांत क्षति लागत के बराबर होना चाहिए। सर, अन्य देशों के बारे में क्या है? नीता, अन्य देशों के भी अपने कार्बन कर हैं जी। और कुछ में यह अधिक जटिल है। अच्छा। जटिल कैसे सर? जब पहली बार हमारे सहित कई देशों के उद्योगपतियों ने कर का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि बाजार की कीमत और मुद्रास्फीति बढ़ने से यह उनके व्यवसाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अमेरिका में यह मुद्दा इस हद तक चला गया था कि पर्यावरणविदों ने कार्बन पर एक राष्ट्रीय मूल्य लगाने के लिए पार्टियों में समर्थन बनाने के लिए नागरिक जलवायु लॉबी नामक एक राष्ट्रीय आंदोलन का आयोजन किया था। ओह माय गॉड। सर, वो क्या है सर? देखिए वो। हाँ, कहाँ? वो सर उधर एक मील का पत्थर की तरह लगता है। हाँ, पत्थर इस साइड है। हाँ, ये संभवतः उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ किसी की मृत्यु हुई है। हाँ, समीर सही कह रहा है। मेरे ख्याल से उस पर कुछ उकेरा गया है। देखें। हाँ हाँ हाँ, चलो पढ़ो अगर तुम कर सको तो। एक मिनट। सर, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है। क्या पढ़ो? सर, ये लिखा है कि ये पट्टिका उन ग्रामीणों की याद में बनाई गई है जो प्रदूषण और बीमारी के कारण मारे गए। ओह माय गॉड, यह हास्यास्पद है। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो देखो, एक स्थानीय किसान गुजर रहा है। हाँ। आइए इसके बारे में इससे ही पूछते हैं। हाँ। अरे हेलो, हाँ इधर क्या आप मुझे सुनते हैं? हाँ, यहाँ क्या हुआ है? एक मिनट सर, मैं आया सर। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। मेरा नाम रफात है। मैं इस गांव का किसान हूँ। अच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था? ये एक बहुत दुखद घटना है सर। पिछले कुछ वर्षों से सांस की समस्याओं के कारण कई ग्रामीणों की मौत हो गई है। तो कुछ पर्यावरण के अनुकूल युवाओं ने उनकी याद में इस पत्थर को खड़ा किया। मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्यों? सर, इस गांव के बाहर कई स्पंज आयरन और एस्बेस्टस कारखाने हैं। कई ग्रामीण वहां काम करते हैं।
लेकिन वे कारखाने उत्सर्जन नियंत्रण के मापदंडों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने मोटे काले धुएं को उनकी चिमनियों से निकलते देखा है। ओह, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, मजदूर इस धूम्रपान के शिकार होते हैं। मजदूर ही नहीं, आप गांव वाले भी इस धुएं को सांस में लेते हैं। आप सही कहती हैं मैडम। लंबे समय तक रहने के कारण कुछ श्रमिकों ने श्वसन संबंधी बीमारियों का विकास किया। इलाके में कोई अस्पताल नहीं है। एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वस्तुतः एक अपंग है। बिजली की कमी के कारण यहाँ कोई नैदानिक परीक्षण, स्कैन, एक्सरे आदि नहीं किए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश रोग अनुपचारित रहते हैं। पिछले साल इसके कारण 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। क्या? लेकिन इस पत्थर को किसने खड़ा किया है? सर, इस गांव में कुछ सीखे हुए युवा हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये कारखाने कुछ अन्य जहरीली गैसों के साथ कार्बन कणों और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये गैस एक तरफ वातावरण को प्रदूषित करती है और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। वे जलवायु पैटर्न को भी बदलते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पत्थर को मृतक की याद में और प्रदूषण के विरोध में टोकन के रूप में खड़ा किया। ये एक ही समय में दुखद और अद्वितीय है। हाँ। ठीक है, अब चलो चलते हैं। अच्छा, अलविदा राफत। चलिए। अलविदा सर। नीता, सबसे गरीब देशों को आधुनिक, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा विकल्पों तक बहुत ही सीमित पहुंच की विशेषता है। जी सर। इसके अलावा अधिकांश विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के लिए असमान पहुंच की विशेषता है, जहां ग्रामीण गरीब समान अभावों से ग्रसित है। जी। 3 अरब से अधिक लोग कम दक्षता वाले स्टोव में ठोस ईंधन के साथ अपने घरों को पकाते और गर्म करते हैं। हाँ सर। भारत में ऊर्जा स्रोतों के लिए इस अयोग्यता का प्रमुख कारण गरीब लोगों की वित्तीय स्थितियों के कारण है। इस तथ्य के साथ मिलकर कि इस अति पिछड़े देश में एक स्थायी मांग आपूर्ति अंतर मौजूद है। जी। इस समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकसित किया है। अच्छा। जिसे आमतौर पर UNDP सदस्य देशों का प्रतिभागी कहा जाता है। अच्छा। इस कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र विकासशील और विकसित देशों के लिए मौद्रिक और अन्य संबंधित सुविधाओं का विस्तार करते हैं ताकि इन्हें इन पीड़ाओं से छुटकारा पाने में मदद मिल सके। UNDP के तहत एक ऐसा मुद्दा आधुनिक ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण की पहुंच है। कल तुम सब मेरे साथ एक UNDP सम्मेलन में आओगे जहां मैं एक वक्ता हूं। ठीक है सर। बिल्कुल सर, पहुंच जाएंगे सर। सदस्य राज्यों के सम्मानित प्रवक्ताओं, मैं ऊर्जा उत्पादन के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चर्चा का मुख्य विषय है